अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 इकोनॉमिक्स। ये रिलेटेड है मनी के साथ, इन्फ्लेशन के साथ और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे की मुख्तलिफ इकसाम क्या है, पैसा करता क्या है, कि इन्फ्लेशन क्या है यानी कि महंगाई क्या चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या है और इनका आपस का रिलेशन क्या है। ये बेसिकली हमारे चैप्टर नंबर 11 के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मनी। एन ऑफिशियली इशूड legal tender which is generally accepted as a medium of exchange and unit of account, that is called money. And officially issued, कोई भी ऐसी शय जिसे सरकारी तौर पे जारी किया जाए। लीगल टेंडर जिसे हर बंदा कबूल करने का पाबंद हो। विच इज जनरली एक्सेप्टेड जिसे लोग आम तौर पे कबूल कर लेते हों। किस काम के लिए? एक लेन देन के लिए, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, और इसी की शक्ल में चीज़ों की कीमत तय की जाती हो, उसे हम कहते हैं मनी। हम मार्केट में जब यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स चीज़ों को कीमत इस चीज़ की शक्ल में दी जाएगी। हम मार्केट में जाते हैं, शर्ट के ऊपर लिखा होता है 1000 का मतलब क्या है? 1000 पाक रुपी, पाकिस्तानी करेंसी के 1000 रुपए, वो है इसकी कीमत। इसी तरह शू शॉप पे जाते हैं, ये पेयर ऑफ शूज के ऊपर लिखा है 2000, तो ये 2000 क्या है? पाक रुपी। सो कोई भी ऐसी शय जिसे अपनी गवर्नमेंट इशू करती है और हर बंदा उसे कबूल करने का पाबंद होता है, दैट इज कॉल्ड मनी। मनी से पहले था बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, चीजों के बदले में तबादला, दैट इज कॉल्ड बार्टर। कि आप अपनी पैदा की हुई चीज किसी और को दे दें और उसकी पैदा की हुई चीज खुद ले लें, दैट इज कॉल्ड बार्टर। जैसे पुराने दौर में लोग कहते थे एक बंदे ने वीट प्रोड्यूस की, वो अपनी वीट लेके जाएगा राइस वाले के पास, वीट दे के उससे राइस ले लेगा। अपनी वीट लेके जाएगा शू वाले के पास, वीट दे के शूज ले लेगा। वीट लेके जाएगा मिल्क प्रोड्यूसर के पास, तो वीट दे के मिल्क ले लेगा, दैट इज बार्टर। एक चीज दे के बदले में दूसरी चीज ले लेगा। लेकिन बार्टर के साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर, सबसे पहला लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ मॉड्स। एक बंदे के पास वीट मौजूद है, वो राइस खरीदना चाह रहा है, पहले उसे वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस मौजूद हो। बंदा ढूंढ लिया, ये वीट लेके राइस वाले के पास गया कि मुझसे वीट ले लो, मुझे राइस दे दो। राइस वाले ने कहा मुझे वीट चाहिए नहीं। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ मॉड्स, कि आप वो बंदा ढूंढ लें जिसके पास आपके मतलब की शय मौजूद है, और दूसरा उस बंदे को आपकी पैदा की हुई शय की जरूरत भी हो ताकि वो आपसे एक्सचेंज कर सके। इन दो चीजों का एट अ टाइम इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट,
कितनी वीट कितने मिल्क के बराबर होगी, एक पेयर ऑफ शूज के बदले में कितनी वीट देनी पड़ेगी, प्रॉब्लम था। सो हर दफा जब भी लेन देन होता था प्राइस नए सिरे से सेट होती थी, तो चीजों की कीमत तय करने में मसाइल आते थे। तीसरा, लैक ऑफ स्टोरेबिलिटी, दौलत को जखीरा करना मुश्किल था। क्यों? एक बंदे के पास 1 टन गंदम है, वीट है, तो उसे स्टोर करने के लिए उसे कम से कम एक छोटा कमरा चाहिए हो। सो दौलत को जखीरा करना मुश्किल था, दौलत को जमा करना मुश्किल था। डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, दौलत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल था। उस दौर में जब हमने वेल्थ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता था तो वुडन कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल होती थी, लकड़ी के छकड़े या बैलगाड़ियां वगैरह इस्तेमाल होती थी, जिनसे दौलत को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जाता था। सो दौलत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मुश्किल था। देन difficulty in borrowing and lending, यानी जो उधार का लेन देन था वो मुश्किल था कि आपने आज एक बंदे को उधार दिया गंदम की शक्ल में, फ्यूचर में जाके आपको उधार वापस करेगा, वो उधार किस शक्ल में वापस होगा, क्या वीट की शक्ल में वापस होगा या कोई और कमोडिटी होगी, उस कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी होगी और उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये प्रॉब्लम अराइज होते थे। तो बार्टर सिस्टम के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए फिर मनी आई, पैसा। पैसा क्या है? हमने बात कर ली है कि हर वो चीज़ जिसे आपकी गवर्नमेंट जारी करती है, जिसे हर बंदा कबूल करने का पाबंद है, दैट इज कॉल्ड मनी। अब इसके फंक्शंस ऑफ मनी, पैसा करता क्या है? यूनिट ऑफ एक्सचेंज, इसका सबसे या बल्कि यूनिट नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपकी ट्रांजैक्शंस को, आपके लेन देन को सहूलत देता है कि आपने चीज खरीदनी है, कुछ शय लेनी है, तो आपको अपना आउटपुट लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिंपली जेब में पैसे रखें, आप कोई भी शय खरीद सकते हैं। तो ये लेन देन को सपोर्ट करता है। दूसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट। अगर किसी चीज की कीमत तय करनी है तो इन पैसों की शक्ल में तय की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वीट की प्राइस है 50 रुपीज पर केजी, राइस की प्राइस है 200 पर केजी। इसका मतलब है 4 केजी वीट इक्वल है 1 केजी राइस के। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। कि चीजों की जो कीमत है वो इसकी फॉर्म में तय की जाएगी। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर कोई बंदा बचत करना चाह रहा है तो उसे अपना आउटपुट बचा के रखने की जरूरत नहीं है। एक बंदे ने 1 टन वीट प्रोड्यूस की है तो उसे वीट स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। वो उस वीट को कन्वर्ट करेगा पैसों के अंदर सेल करके और वो पैसे स्टोर कर लेगा। तो दौलत को जखीरा करना आसान है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, उधार लेन देन के लिए ये एक मेयार का काम करती थी कि आपको उधार चाहिए, आप किसी बंदे से पैसे उधार ले लें, कल को जब रिटर्न का टाइम आएगा तो आप उतने ही पैसे उसको रिटर्न कर देंगे, या अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड था तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करके रिटर्न कर देंगे। सो उधार लेन देन आसान हो गया इसकी वजह से। फिर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसकी मदद से दौलत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान हो गया है। एक बंदा एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करना चाह रहा है विद फैमिली, तो सिंपली अपना सामान यहाँ पे सेल करेगा और अगली जगह जाके रीपरचेज कर लेगा।
ये एक बंदे ने अपना आउटपुट सेल करना है तो वो आउटपुट सेल करेगा और थोड़ा सा कैश मिलेगा, उस कैश को लेके मूव कर ले। तो ये फंक्शंस ऑफ मनी, पैसा ये काम करता है। देन कम्स काइंड्स ऑफ मनी। पैसे की किस्में कौन कौन सी हैं? पहली है कमोडिटी मनी। सेम फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली सोने चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के, मेटल के बने हुए सिक्के, उन्हें कहते हैं कमोडिटी मनी, यानी कि जो किसी धात या किसी शय से बनी है। जितनी वैल्यू उसके ऊपर लिखी होगी उतनी मालियत की धात भी उसके अंदर लगी होगी। फेस वैल्यू मीन उसके ऊपर पैसे लिखे कितने गए हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन उसमें धात या वो शय कितने की लगी हुई है। मसलन अगर आज एक बंदा 10 ग्राम का गोल्ड का सिक्का बनाए और उसके ऊपर लिख दे 1 लाख रुपया, तो ये बराबर है, हम कहेंगे सेम फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1 लाख रुपया। सो चाहे तो सिक्के को इस्तेमाल कर रहे हैं रस्सी के तौर पे और चाहे उसे इस्तेमाल कर लें कोई ज्वेलरी बनाने के लिए, एक ही बात है। दैट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी। जितने पैसे ऊपर लिखे हैं उतने की धात भी लगी है। अब धात के साथ मसला ये था कि धातें इतनी मिलती नहीं है, मेटल्स कम मिलती हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर। तो फिर आई कमोडिटी बैक्ड मनी। इसमें क्या है, आपका सेंट्रल बैंक, आपके हुकूमत का बैंक, यानी पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये कागज के नोट छाप देता है और जितनी मालियत के नोट छापे हैं उतनी मालियत की गोल्ड या सिल्वर खरीद के अपने पास रख लेता है। इसे कहते हैं कमोडिटी बैक्ड मनी। कागज के नोट की कोई दिक्कत नहीं है, तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन स्टेट बैंक ने पीछे उतनी मालियत की मेटल खरीद के अपने पास स्टोर कर रखी है, यानी कि ये वो पैसे हैं जिन्हें कमोडिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टेट बैंक चाहे तो लोगों से करेंसी नोट वापस लेके उन्हें उनकी जगह पे गोल्ड या सिल्वर दे सकता है। दैट इज कॉल्ड कमोडिटी बैक्ड मनी। आखिरी फिएट मनी, पेपर मनी नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी। जब पेपर करेंसी छापनी शुरू की कमोडिटी बैक करके, प्रॉब्लम फिर वही आया। 1000 रुपए का नोट छापना है, 1000 रुपए का गोल्ड लेके अपने पास रिजर्व में रखना पड़ेगा, बात तो फिर वही आ गई। तो फिर गवर्नमेंट्स को इतना गोल्ड मिलता नहीं था। गवर्नमेंट ने किया क्या कि अगर 1000 रुपए का नोट छापना है तो 1000 रुपए की मेटल रखनी जरूरी नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पाकिस्तान में है 40%। अगर 1000 रुपए का नोट छापना है तो गवर्नमेंट 400 रुपए का गोल्ड लेके अपने पास रख लेती है। तो इस 1000 रुपए के नोट में 400 रुपए तो कहलाएगा कमोडिटी बैक्ड, जिसकी बैक पे कमोडिटी मौजूद है, और जो बाकी के 600 रुपए हैं उसे हम कहेंगे फिएट मनी। यानी कि ये ऐसी मनी है जो कागज की मनी है लेकिन इसके पीछे कमोडिटी मौजूद नहीं है, गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स मौजूद नहीं है, इसे हम कहते हैं फिएट मनी। तो ये 3 काइंड्स हैं पैसे की। देन कम्स एवोल्यूशन ऑफ मनी। पैसा बनना कैसे शुरू हुआ? ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बुक में है तो हमें क्या करना है इसमें कि पैसा बना कैसे। शुरू में तो बार्टर था, बार्टर के बाद आई कमोडिटी मनी। ये चीजें थी जो आपकी शुरू में लोगों ने खास शक्ल के पत्थर थे उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया पैसे के तौर पे। जानवरों की खाल इस्तेमाल करना शुरू की, जानवरों की हड्डियां इस्तेमाल हुई, रोमन एम्पायर में नमक इस्तेमाल हुआ करेंसी के तौर पे।
ये कहलाती थी कमोडिटी मनी। इसके साथ प्रॉब्लम ये था, मसला ये था, ये एक तो फिर सीपियाँ इस्तेमाल हुई, सी शेल्स पैसे के तौर पे, जिसे उर्दू में कहते थे कोड़ी, और वहीं से मुहावरा निकला है कोड़ी कोड़ी का मोहताज होना या टूटी कोड़ी ना होना। कि जब सीपी टूट जाएगी तो वो पैसे के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इनके साथ प्रॉब्लम ये था, एक तो ये चीजें आम मिल जाती थी लोगों को, दूसरा मखसूस शक्ल के पत्थर ढूंढना मुश्किल था, तीसरा इतनी क्वांटिटी में मिलते नहीं थे कि बिजनेस का साथ दे सके। तो फिर कमोडिटी मनी रिप्लेस हो गई मेटेलिक मनी के साथ। जब वक्त के साथ इंसान ने मेटल्स को पिघलाना और उन्हें कन्वर्ट करना सीख लिया, उनको शेप देना सीख लिया, डाइस बना दी, तो फिर आगे मेटेलिक मनी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन कॉइन्स, सिक्के। मेटेलिक मनी बिजनेस का साथ नहीं दे सकी। बिजनेस ने स्पीड पे ग्रो करना शुरू किया तो सिक्कों की शक्ल में अदायगी मुश्किल हो गई, ट्रांजैक्शंस मिलियंस में चली गई, तो सिक्कों की शक्ल में अदायगी मुश्किल हो गई। तो उसे दूर करने के लिए आई पेपर मनी। इसमें क्या था, करेंसी को कागज के टुकड़ों के ऊपर प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। तो पेपर मनी को एक तो होल्ड करना आसान, इसे काउंट करना आसान, इसे शिफ्ट करना आसान। कि पाकिस्तान में अगर हैं तो 2-3 मिलियन रुपए सिर्फ जेबों में डाल के ले जाना मुमकिन है 5000 नोट्स की शक्ल में। पेपर मनी के लिए भी मुश्किल हो गया वक्त का साथ देना। पेपर मनी भी बिजनेस का साथ नहीं दे सकी, ट्रांजैक्शंस चली गई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या इवन बिलियंस में, अरबों रुपयों में। तो फिर उसके लिए आई क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है कि आपके पैसे किसी और पार्टी के पास पड़े हैं और आप जिस पार्टी को कहेंगे वो पार्टी आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। हमने पैसे बैंक में रखवा रखे हैं तो बैंक हमारे बिहाफ पे जिसे हम कहेंगे उसे पेमेंट कर देगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी की डेफिनेशन भी है, एनी मॉनेटरी क्लेम अगेंस्ट अ फिजिकल और वर्चुअल पर्सन। किसी भी इंसान के खिलाफ आपका ये दावा कि इसने मेरे पैसे अदा करने हैं, इसने मुझे पैसे देने हैं, मेरे पैसे इसकी मिल्की इसके कब्जे में हैं, दैट क्लेम इज कॉल्ड क्रेडिट या क्रेडिट। वो बंदा कोई जीता जाता इंसान हो सकता है जिस तरह मैं और आप हैं, या ये कोई वर्चुअल पर्सन हो सकता है जैसे फर्म्स हैं, बैंक है, कंपनीज हैं। तो ये इस तरह से पैसा बनता गया। आजकल एक और मनी की काइंड आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये बिटकॉइन, वन कॉइन वगैरह। देखिए इन्हें हमारे मुल्क की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती, पाकिस्तान के अंदर ये डिसअलाउड है। Then come characteristics of good money। एक अच्छे पैसे की खसूसियात क्या हैं, किस पैसे को हम कहेंगे कि अच्छा है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेबिलिटी, दूसरा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा विजिबिलिटी, चौथा ट्रांसपोर्टेबिलिटी, पांचवा नॉन काउंटर फीट एबिलिटी। इन सब को एक्सप्लेन करते हैं। रिकॉग्नाइजेबिलिटी,
एक अच्छा पैसा वो है जिसे आराम से पहचाना जा सके, यानी कि इसके मुख्तलिफ यूनिट्स आपस में मिक्स ना होते हों। तो पाकिस्तानी करेंसी को देख लें, खाली वो बंदे जो अनपढ़ हैं वो भी नोट का रंग देख के पहचान लेते हैं ये कौन सा है। पर्पल नोट 50 रुपीज, रेड 100, ग्रीन 500, ब्लू 1000 एंड ब्राउनिश टाइप 5000। सो पैसा ऐसा होना चाहिए जिसे आराम से पहचाना जा सके। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, पैसा जल्दी खराब होने वाला ना हो। क्यों? पैसे को प्रिंट करने के ऊपर कॉस्ट आती है, खर्चा आता है। सो पैसा ऐसा होना चाहिए जो लंबे अरसे तक चल सके। आप अपनी जेबों में मौजूद नोटों को चेक कीजिएगा, हर नोट के ऊपर उसका प्रिंटिंग ईयर लिखा होता है। तो बाज नोट्स के ऊपर आपको प्रिंटिंग ईयर 2012-13 नजर आएगा। दैट इज ड्यूरेबिलिटी, कि लंबा अरसा चल सके। डिविजिबिलिटी, आपको करेंसी का कोई यूनिट एक ही दफा में खर्च ना करना पड़े, बल्कि वो छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्टेबल हो। मतलब पाकिस्तान का 5000 का नोट है, ये डिवाइड हो सकता है 1000 वाले 5 नोटों में, या 500 वाले 10 नोटों में, या 100 वाले 50 नोटों में, या 50 वाले 100 नोट्स में, या 20 वाले 250 नोट्स में, या 10 वाले 500 नोट्स में, या रुपए वाले 5000 कॉइंस में। दैट इज डिविजिबिलिटी। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, पैसा ऐसा हो जिसे आराम से एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर या शिफ्ट किया जा सके। करेंसी के अंदर यह है कि आप मिलियंस ऑफ रुपीस खाली जेब में डाल के ले जा सकते हैं। 5000 वाले 4 बंडल का जेब में डाल लें, इजीली डाले जा सकते हैं, और 4 बंडल का मतलब है 2 मिलियन रुपए। सो पैसा ऐसा होना चाहिए जिसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके एक एरिया से दूसरे एरिया में। Then comes non-counterfeitability। काउंटरफीट का मतलब होता है शिकस्त दे देना, शिकस्त हो जाना। नॉन काउंटरफीट का मतलब क्या है? जिसे शिकस्त देना मुमकिन ना हो। यानी कि पैसे की शिकस्त क्या होगी, करेंसी की शिकस्त क्या होगी कि आप कोई और उस जैसी करेंसी बना सके। हमारे मुल्क में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है करेंसी छापने का, और ये ख़ास तरह की करेंसी छापता है, ख़ास तरह के कागज़ पे डिज़ाइन के साथ और मखसूस सेफ्टी फीचर्स के साथ। तो अगर और लोग भी करेंसी बना लें तो फिर तो हर बंदा करेंसी प्रोड्यूस कर ले, तो काउंटरफीट हो जाएगी। सो करेंसी ऐसे होनी चाहिए जिसे डुप्लीकेट ना किया जा सके, जिसे अथॉरिटी के अलावा कोई और ना बना सके। दैट इज कॉल्ड नॉन काउंटरफीटेबिलिटी। Then comes different theories regarding money। पैसे के मुताल्लिक जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे उनके डिफरेंट व्यूज थे। जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनके डिफरेंट व्यूज हैं पैसे के मुताल्लिक, कि किसी इकोनॉमी के अंदर पैसे का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। इन इकोनॉमी 3 तरह के व्यूज हैं। पहला है क्लासिकल व्यू, दूसरा है केन्जियन व्यू, तीसरा है मॉनेटरिस्ट व्यू। ये 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं
और इनके डिफरेंट व्यूज हैं डिमांड सॉरी पैसे के रोल के मतलब कि पैसा किसी इकोनॉमी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। क्लासिकल व्यू कहता है नो रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। क्लासिकल वाले कहते हैं कि पैसे का किसी इकोनॉमी के अंदर कोई रोल नहीं है, कि इकोनॉमीज पैसे के इवॉल्व होने से पहले भी चलती थी। इसकी ये लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पैसे का काम सिर्फ लेन देन को फैसिलिटेट करना है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं करता। एग्जाम्पल ये देते हैं रोड की, कहते हैं इस तरह सड़क का काम चीजों की ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करना है, सड़क इट सेल्फ कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करती। मसलन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, ये ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना देगी, लेकिन मोटरवे खुद कोई शहर उठा के लाहौर से इस्लामाबाद मूव नहीं करवाएगी, सिर्फ फैसिलिटेट करेगी, खुद कुछ नहीं करेगी। यही क्लासिकल वाले कहते हैं पैसे का रोल है कि पैसा फैसिलिटेट करता है, खुद कुछ नहीं करता। केन्सियन व्यू, मनी फैसिलिटेट्स transactions plus it acts as store of value and affects future demand। इनका कहना है कि पैसा खाली लेन देन को फैसिलिटेट नहीं करता, केन्स वालों का कहना है, बल्कि पैसा लोग सेव भी करते हैं। तो आपकी जो आज की सेविंग है ये कल का आपका एक्सपेंस होता है। जो पैसे आप आज सेव करेंगे ये फ्यूचर में जाकर आप इनको इस्तेमाल करेंगे, सो पैसा फ्यूचर की एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा। सो पैसे का रोल है, ये खाली लेन देन को फैसिलिटेट नहीं करता, इसका फ्यूचर एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करेगा। मॉनेटरिस्ट नाम से जाहिर, ये वो लोग हैं जो पैसे की अहमियत मानते हैं इकोनॉमी के अंदर। इनका कहना है पैसा ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम भी करता है, प्लस इट आल्सो अफेक्ट्स करंट एग्रीगेट डिमांड। ये मौजूदा एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग उधार लेके भी खर्चा करेंगे, और जब लोग उधार लेके खर्चा करेंगे उससे आपकी जो करंट एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, करंट एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सो इनका कहना है कि पैसा खाली फ्यूचर एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट नहीं करता, ये करंट एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करता है। Then comes डिमांड फॉर मनी। इकोनॉमी के अंदर लोग कितना पैसा जेबों में रखना चाहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। क्लासिकल व्यू वाले कहते हैं पैसे का कोई रोल ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर। जब पैसे का कोई रोल ही नहीं है तो फिर डिमांड क्या होगी, ये कहते हैं नो डिमांड फॉर मनी। इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉर मनी सिरे से है ही नहीं। केन्स वाले कहते हैं पैसे का रोल है इकोनॉमी के अंदर, तो ये कहते हैं डिमांड फॉर मनी exists and depends upon 4 factors। ये कहते हैं
मार्केट में डिमांड फॉर मनी एग्जिस्ट करती है और ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सबसे पहले प्राइस लेवल, इकोनॉमी के अंदर कीमतें क्या चल रही हैं। जितना प्राइस लेवल हाई होगा उतनी डिमांड फॉर मनी भी हाई होगी, जितना प्राइस लेवल लो होगा डिमांड फॉर मनी भी कम होगी। मसलन पाकिस्तान में ग्रॉसरी लेने जाएं तो एक दरमियाने हाउस होल्ड की ग्रॉसरी आती है 15 से 20 हज़ार रुपए की, तो यहाँ डिमांड फॉर मनी 15 से 20 हज़ार होगी सिंगल हाउस होल्ड की। यही आप यूएई में चले जाएं तो 500 दिरहम का नोट काफ़ी है, और यही आप चले जाएं कुवैत में तो 50 दिनार का नोट काफ़ी है। सो हायर द प्राइस लेवल हायर वुड बी डिमांड फॉर मनी, लोअर द प्राइस लेवल लोअर वुड बी डिमांड फॉर मनी। दूसरा इंटरेस्ट रेट, शरह सूद क्या है। शरह सूद लोगों के लिए लालच होता है कि आप अपने पैसे आज खर्च ना करें, फ्यूचर में आपको पैसे ज्यादा होके मिलेंगे तब खर्च कर देना। सो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। वजह क्या है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा लोग लालच में आके ज्यादा सेविंग करेंगे, अपना पैसा बैंकों में रखवा देंगे, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। सो डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है इधर डिमांड फॉर मनी, इधर इंटरेस्ट रेट। ये है डिमांड फॉर मनी। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा R1 तो डिमांड फॉर मनी कम होगी Q1। अगर इंटरेस्ट रेट फॉल करता है R2 के ऊपर तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। लोग एक तो सेविंग कम करेंगे, दूसरा लोग उधार लेके भी खर्च करेंगे। सो डिमांड फॉर मनी इनवर्सली रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ। हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर वुड बी डिमांड फॉर मनी, लोअर द इंटरेस्ट रेट हायर वुड बी डिमांड फॉर मनी। तीसरा जीडीपी लेवल, आपके मुल्क की ओवरऑल इनकम क्या है। अगर आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो करने का मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, आपको ज्यादा लोग, ज्यादा वर्कर हायर करने पड़ेंगे, ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी। जब ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो मतलब लोग की जेब में पैसे ज्यादा होंगे। जब पैसे ज्यादा होंगे वो चीजें खरीदना चाहेंगे, उन चीजों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। सो हायर द जीडीपी लेवल हायर वुड बी डिमांड फॉर मनी। जितना आपका जीडीपी बढ़ेगा उतनी ही डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। वजह क्या है, लोगों की इनकम इंक्रीज करेगी तो अपनी फैमिली के लिए गुड्स और सर्विसेज बाय करना चाहेंगे। सो अगर जीडीपी ग्रो करता है डिमांड फॉर मनी राइज करेगी। जिन दिनों में जीडीपी ग्रो करता है किसी कंट्री का, डिमांड फॉर मनी हाई होती है। पाकिस्तान में 2006 साल में इकोनॉमी बहुत पीक पे थी, 2001 से लेकर 2006 तक, तो उन दिनों डिमांड फॉर मनी भी बहुत ज्यादा थी, लोग उधार लेके भी खर्च कर रहे थे। और आखिरी फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब है पैसे के अलावा और कितनी चीजें अवेलेबल हैं लेन देन करने के लिए। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट, ये सारे कहलाते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन। अगर फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा है इसका मतलब है कि लोग बगैर पैसे खर्च किए सेल परचेज कर सकते हैं। जब लोग बगैर पैसे खर्च किए सेल परचेज कर सकेंगे तो फिर वो पैसे की डिमांड कम करेंगे। जैसे यूरोप में है, यूरोप में फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा है, लोग कार्ड्स के जरिए पे करना पसंद करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इजी पैसा है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और आपके इजी पैसा अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। तो अगर फाइनेंशियल इनोवेशन ज्यादा है तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर फाइनेंशियल इनोवेशन कम है तो डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। सो फाइनेंशियल इनोवेशन का नेगेटिव इफेक्ट है डिमांड फॉर मनी के ऊपर। फाइनेंशियल इनोवेशन, हायर द फाइनेंशियल इनोवेशन
lower would be demand for money. Lower the financial innovation, higher would be demand for money. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर डिमांड फॉर मनी डिपेंडेंट है. Then comes Keynes liquidity preference theory. People prefer to hold cash, यानी कि more liquidity than to hold illiquid assets unless they are paid a premium to hold them. कहते हैं लोग अपना पैसा अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं. People want to hold cash. Hold cash का मतलब है more liquidity. Liquidity mean कोई एसेट कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश में, that is called liquidity. कोई एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है. सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट होता है करेंसी, नोट और कॉइन्स, फिर बैंक अकाउंट, फिर बॉन्ड्स और शेयर्स. तो कहता है कि लोग अपना कैश अपने पास रखना पसंद करते हैं बजाय इसके कि किसी और इदारे को दे दें, या कोई प्लॉट खरीद लें, या कमोडिटी खरीद लें, गोल्ड खरीद लें. इनकी बजाय लोग कैश अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं unless they are paid a premium to hold them. लेकिन उस केस में लोग अपना पैसा अपने आप से दूर कर देंगे अगर आप उसके बदले में उन्हें कुछ प्रीमियम दे दें. प्रीमियम का मतलब क्या है? इंटरेस्ट. कि कोई बंदा बैंक में पैसे जमा नहीं करवाएगा तो बैंक वाले फिर पैसे लेने के लिए करते क्या हैं? लोगों को इंटरेस्ट ऑफर कर देते हैं कि आप अपना पैसा हमारे पास रखवा दें और फ्यूचर में आपको ये पैसा ज्यादा होके मिल जाएगा. दैट इज बेसिकली प्रीमियम. इंटरेस्ट जो है ये प्रीमियम होता है किसी और का पैसा इस्तेमाल करने का. सो लोग तब तक अपना पैसा किसी और के हवाले नहीं करेंगे जब तक वो पार्टी उन्हें कुछ प्रीमियम अदा करने के लिए राजी ना हो. Why people hold cash? लोग पैसा रखते क्यों है अपने पास? पैसा रख के करना क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शनल मोटिव. बेसिकली लोगों ने लेन देन करना होता है, चीजें खरीदनी और बेचनी होती हैं, तो लोग लेन देन के लिए पैसा अपने पास रखते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल मोटिव. दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशन कहते हैं एहतियात को. तो लोग एहतियात के तौर पे भी पैसा अपने पास रखते हैं कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट वगैरह के लिए, बीमारी के लिए, या किसी फैमिली डेथ के लिए. ये बेसिकली प्रिकॉशंस हैं कि लोग एहतियातन अपना पैसा अपने पास रखते हैं कि हमें कहीं अचानक इसकी जरूरत पड़ सकती है. तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव. लोग पैसा इसलिए भी होल्ड करते हैं कि वो पैसा जखीरा करके रखते हैं अपने पास. यानी कि सिंपल वर्ड्स में सेविंग. लोग सेविंग के लिए भी पैसा अपने पास रखते हैं. स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेशन का मतलब होता है जखीरा करना, तो लोग सेविंग के लिए भी पैसा अपने पास रखते हैं. ये तीन मोटिव्स हैं जिनके लिए लोग पैसा अपने पास होल्ड करते हैं. इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, और फिर एक दो थ्योरीज हैं मनी से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी. अल्लाह हाफिज़.